31 लेक्चर है ना। ओके जी, एक सवाल आपको दिया था, किया हुआ काश के नहीं? चेक कर लो, थोड़े से लोग हैं, कहाँ चेक करूँ यार। जी पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 92 आ जाइए जी। पेज 92 पे क्वेश्चन नंबर 8 था जी, स्टेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला। आइए सवाल को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। On August 1st, 2015, Steady Industries Limited started construction of its new office building and completed it on May 31st, 2016। यकम अगस्त को काम शुरू हो गया जी और काम खत्म हुआ जी 31 मई 2016 को। द पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। पहली पेमेंट हुई सितंबर 1 को, फिर दिसंबर 1 को, फिर फरवरी 1 को और फिर जून 1 को। In addition to the above payments, SIL paid a fee of rupees 8 million on यकम अगस्त 2015 for obtaining a permit allowing the construction of the building। तो हमने यकम अगस्त को 8 मिलियन का पे किया और परमिट हासिल किया बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आज इस सवाल में परमिट फी भी आ गई हमारे पास। द प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। ऑन अगस्त 1 2015 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ रुपीज 25 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो ये स्पेसिफिक लोन आ गया 25 मिलियन का। द लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 12% पर एनम पेबल सेमी एनुअली। तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, अगर हमने 1 अगस्त को ये 25 मिलियन का लोन लिया है तो इसका मतलब है कि इसकी रीपेमेंट कब आएगी? सेमी एनुअली 6 महीने बाद। अगस्त का महीना, यकम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। शायद यकम फरवरी को इसकी रीपेमेंट आ जाएगी। ओके कितनी रीपेमेंट करनी है जी? कमिटमेंट फी एट 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन वॉज चार्ज बाय द बैंक। ठीक है, ये भी आज हमारे पास आ गई। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग्स अकाउंट एट 8% पर एनम ऑन फरवरी 1 2016। SIL पेड द 6 मंथ इंटरेस्ट प्लस 5। ये आ गया जी, जो इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है वो 5 मिलियन है। तो 5 मिलियन भी हमने 1 फरवरी को पे किया और जो इंटरेस्ट 6 महीने का बनता था वो भी हमने पे किया। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। Existing running finance facilities of SIL, running finance facility of rupees 28 million from Bank A carrying markup of 13% payable annually. The average outstanding balance during the period of construction was 25 million। तो ठीक है जी, RF फैसिलिटी भी हमारे पास आ गई, इसका इंटरेस्ट भी आ गया और एवरेज आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये असल में वो आउटस्टैंडिंग है जी जिसकी बात हो रही थी, ये भी हमारे पास आ गया। और RF फैसिलिटी ऑफ रुपीज 25 मिलियन फ्रॉम बैंक बी कैरिंग मार्कअप ऑफ 20% पेबल एनुअली। द एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड वॉज 20 मिलियन। ठीक है जी, बोरिंग कॉस्ट हमने निकालनी है। 2-3 बातें आपके साथ करते हैं जी, सवाल को प्लान करते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वही कमेंसमेंट और सजेशन। बताइए जी, कमेंसमेंट हम कब कर सकते हैं इसकी? लोन रिसीव कब हुआ? 1 अगस्त को। वर्क स्टार्टेड कब हुआ? और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कब हुई? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को। इस बारे में मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं आपसे, थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं इस बारे में। सजेशन पे, सजेशन कब हो रही है? सजेशन कब हो रही है भाई? 31 मई को सजेशन हो रही है। तो इसका मतलब है ईयर एंड और सजेशन में से क्या चीज पहले आ रही है? सजेशन। तो हम सजेशन तक रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने कमेंसमेंट की बात आपके साथ मुकम्मल नहीं की, वो जब मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा तो फिर आपसे बात करूंगा। उसके बाद फिर हमें बनाना है जी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का फॉर्मेट। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस क्या सवाल में कोई है? जी बिल्कुल है। ये जो कमिटमेंट फी लिखी है ना पॉइंट नंबर 1 की 3rd लाइन में, 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन, यही हमारी आज क्या है? लोन प्रोसेसिंग फी है। ठीक है, तो आज सवाल में लोन प्रोसेसिंग फी भी आ गई, बिल्कुल ठीक है। फिर हम करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। अब सवाल ये है कि स्पेसिफिक लोन कब से कैपिटलाइज होना शुरू होगा, ये बात तो हमें कमेंसमेंट से पता लग जाएगी। ठीक है, वो यकम अगस्त है, यकम सितंबर है, ये बात तो हमें कमेंसमेंट से पता लग जाएगी। लेकिन हम कब तक का कैपिटलाइज करेंगे? 31 मई तक का। क्यों 31 मई तक सजेशन नहीं हो रही? सजेशन तक कैपिटलाइज नहीं करते? हाँ जी, बीच में एक रीपेमेंट भी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यकम फरवरी पे जाके ब्रेक लगानी पड़ेगी, वहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद 5 मिलियन हमें माइनस करना पड़ेगा और फरवरी से लेके मई तक फिर उस 5 मिलियन कम वाली अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन आ जाएगा। बात समझ आ गई? उसके बाद हमें करनी है लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए आपको पता है हम रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाते हैं और सवाल में जनरल लोन भी है भाई पॉइंट नंबर 2 में। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो रीपेमेंट्स ऊपर हो रही हैं, और आप देखें 25 मिलियन का कर्जा आया है, पेमेंट तो देखें बेतहाशा हो गई है ऊपर, 15 जमा 10 जमा 12 जमा 9। फिर इसके अलावा हमने परमिट फी भी ली है, वो भी पे किया है, वो भी इसमें से पे होगा। फिर हमने कमिटमेंट फी पे की है, वो भी इसी में से पे होगी। फिर ये जो नीचे लोन रीपे हो गया 5 मिलियन, फिर इसका इंटरेस्ट ये भी पे होगा।
तो बड़ा कुछ पे होना है भाई, तो रिसीट पेमेंट शेड्यूल में जर्नल लोन का बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो फिर जो इस्तेमाल जर्नल लोन का होगा उतना कैपिटलाइज करेंगे, और उसका हमारा असूल क्या होता है कमेंसमेंट और सजेशन का। जर्नल लोन का कमेंसमेंट होता है डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जर्नल लोन, जर्नल लोन से जब पेमेंट हुई वहां से हम जर्नल लोन की कैपिटलाइजेशन का आगाज कर देंगे। यही बात हुई थी, और 31 में सजेशन का तो वही असूल है। तो मेरे ख्याल में रिसीट पेमेंट शेड्यूल इस सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो ये सवाल है भाई, आइए शुरू करते हैं और सबसे पहली लड़ाई लड़ते हैं जी कमेंसमेंट की। तो हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 8, QB नंबर 8। तो सबसे पहले हम करेंगे जी कमेंसमेंट। ये लाइट्स कुछ ऑफ है मेरे ख्याल में, जिंदगी में कुछ अंधेरा था, रोशनी आ गई। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। जी आप लोग फरमा रहे हैं कि ये होता है लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड। नोट मत कीजिएगा, साथ साथ गलती के भुगतने के जिम्मेदार आप फिर खुद होंगे, मुझे ना कहिएगा। वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। जी बताइए कर्जा कब वसूल हुआ? 1 अगस्त 2015। काम कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 2015। और पेमेंट कब हुई? तो सर कैपिटलाइजेशन कहां से शुरू होनी चाहिए? 1 सितंबर से लेटर ऑफ होता है ना। ओके, तवज्जो दिलाना चाहूंगा आपकी, कहां पे हमने कल कुछ रीडिंग की थी, आइए जरा सफा नंबर 51 पे। पेज 51 पे हमने बात की थी एन एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट ऑन द कमेंसमेंट डेट, पढ़ा था हमने ये, और लिखा था द कमेंसमेंट डेट इज द डेट व्हेन द एंटिटी फर्स्ट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर्स फॉर द एसेट, जब ये एसेट के लिए खर्चे करना शुरू कर देता है। यही बात हुई थी। बोले वापस आ जाइए सवाल पे, वापस आ जाइए सवाल पे। अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि वहां पे वो कहता है कि जब एसेट के लिए पेमेंट हुई तो आपने तब से कमेंसमेंट शुरू कर देनी है, जब तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। टेबल के नीचे लिखा है इन एडिशन टू द अबव पेमेंट्स SIL paid a fee of rupees 8 million on 1st August for obtaining a permit allowing the construction of the building। क्या ये 8 मिलियन हमारे एसेट की पेमेंट नहीं थी? क्या ख्याल है? क्या ये जो 8 मिलियन हमने परमिट हासिल किया, 8 मिलियन पे करके परमिट हासिल किया, क्या ये हमारे एसेट से रिलेटेड नहीं था? तो आप जो मुझे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 1 सितंबर पे लिखवा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है 1 अगस्त होनी चाहिए, क्योंकि मेरी पहली पेमेंट असल में आज 10 मिलियन की नहीं है बल्कि परमिट हासिल करने की 8 मिलियन है। क्या ख्याल है आपको? क्या ख्याल है आप? हाँ, तो ये भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही है। कंस्ट्रक्शन पेमेंट में जरूरी तो नहीं यही हो कि आपने ठेकेदार को पैसे देके जो ईंटें लगा रहा है उसको ही पैसे देने हैं। कंस्ट्रक्शन में और भी बड़े खर्चे होते हैं। वो जो ट्रॉली को आप पैसे देते हैं कि जी आके ईंटें फेंक जाओ, रेत फेंक जाओ, सब कुछ फेंक जाओ, वो भी तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही है। सारा खर्चा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही है। अब कल को अगर आपसे कोई पूछेगा भाई आपको ये बिल्डिंग कितने की पड़ी, क्या आप 8 मिलियन उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे? आप बिल्कुल बनाएंगे। तो अगर आप उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, और ये आपको भी पता है I-16 में हम खुद बनाते हैं, हम इसको कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, तो अगर हम इसको कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं तो इसका मतलब है ये भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही पेमेंट है। ये कुछ बात समझ आती है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की डेट है वो सितंबर नहीं है भाई, वो 1 अगस्त है। तो इसमें इस सवाल में बस ये कंफ्यूजन थी और कुछ भी नहीं था, बाकी सवाल आगे बिल्कुल सीधा सा है। ये बात सबको क्लियर हो गई है? बात क्लियर हो गई है? तो एसेट से रिलेटेड कोई भी पेमेंट है वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट ही होती है भाई, ठीक है, क्योंकि हम उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट है तो पार्ट बना रहे होते हैं ना। ओके, तो इसीलिए आज आपको ये भी पता लग गया कि ये 1 सितंबर नहीं है बल्कि ये 1 अगस्त है, और अब तो सारे ही 1 अगस्त हो गए। ठीक होगी बात? लें जी, और सेजेशन कब होगी? सेजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ
बोरोइंग कॉस्ट, वर्क कंप्लीटेड। जी मेरे भाई कब वर्क कंप्लीट हुआ? 31 मई को फरमाया आपने, 2016। तो मेरे ख्याल में ये तीनों सेम है। यहां से लेके यहां तक बताइए कितने मंथ्स बनते हैं? 10 महीने बन रहे हैं। ठीक है जी, 10 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट हमें क्या करनी पड़ेगी? कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। किसी को इससे कोई इख्तलाफ है तो पूछ सकता है? एनी वन? नो वन? ओके जी, चलें फिर आगाज करें बोरिंग कॉस्ट का। चलें ठीक है जी, वर्किंग वन बनाते हैं जी। वर्किंग वन, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक कर्जा। इसमें से लेस हम क्या करते हैं जी? सवाल में वैसे थी इन्वेस्टमेंट इनकम, बिल्कुल है जी। और फिर तीसरे नंबर पे हम क्या ऐड करते हैं जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। लें जी, ठीक है जी, तीन चीजें हैं जी जो कि हमने यहां पर ऐड करनी है। आगाज करते हैं जी। सबसे पहले लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। भाई साहब ने फरमाया कि 0.5% कमिटमेंट फी आपने पे किया, और ये कमिटमेंट फी किसकी होगी? ऑफ अमाउंट ऑफ लोन। तो लोन है जी 25 मिलियन, तो 25 मिलियन का 0.25%, 25 मिलियन का 0.25%। और यहां पर हमें लिखना चाहिए रुपीज इन मिलियन में। सवाल हो रहा है भाई, काश हम भी मिलियंस में खेलें। सॉरी सॉरी, 0.5% है, माजरत। 0.5%। और क्या आंसर आया जी? 0.125, और रुपीज इन मिलियन में ये जवाब है जी। ओके भाई, सब अच्छा है। ये सुबह बड़े मैसेज आए हैं जी, बारिश हो रही है बारिश हो रही है। मैं उठूं तो बारिश कोई भी नहीं थी जी। वो तो अब शुरू हुई है, जब मैं उठा था तब तो बिल्कुल खाली था। मैं को पता नहीं कहाँ बारिश हो रही। नहीं, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। मुझे मैसेज तो क्लास के बाद आया ना, 7 बजे, 7:10 पे, 7:05 पे, उस टाइम पे। एनीवेज छोड़ें, दफा करें। ओके जी, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं जी? स्पेसिफिक लोन। बताइए जी, स्पेसिफिक लोन अब 25 मिलियन कैपिटलाइजेशन शुरू होगी कब से? यकम अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। क्योंकि यकम फरवरी को तो पे हो गया ना, तो इसका मतलब है 6 महीने का पहला इंटरेस्ट आएगा। तो 25 मिलियन की अमाउंट पे किस हिसाब से जी? परसेंटेज बताएं इंटरेस्ट की। 10%, 12% इंटू 6/12, बोलिए 1.5। ले जी, 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 1.5 है। किसी को इससे इख्तलाफ? एनीवन भाई? कोई इख्तलाफ नहीं। उसके बाद फरवरी में हमारा लोन 25 से कम हो गया, 20 हो गया, क्योंकि 5 की पेमेंट हो गई है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने चलेंगे 20 मिलियन पे। 20 मिलियन इंटू 12% इंटू 4/12, बोलिए 0.8। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। ठीक है मेरे भाई, आज तो साथ तनहा तनहा बैठा है, किधर गए सारे? आज तो बोल भी नहीं रहा, आज तो चुप बैठा हुआ है। यही कुदरत का असूल है भाई। ठीक है, सब अच्छा है। चले जी, अब रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाए हम। चले जी, रिसीट पेमेंट बनाते हैं। इधर पूरा आ जाएगा मेरे ख्याल में, आ जाएगा कि नहीं? लेट्स सी। वर्किंग टू रिसीट पेमेंट शेड्यूल जी, फॉर्मेट बनवा दें। तारीख, तफसीलात या वजाहत, मखसूस कर्जे, मैंगो कर्जे, सॉरी जनरल कर्जे, जनरल, और बैलेंस। ले जी, फॉर्मेट तो हमारा हो गया तैयार। ले जी, सबसे पहले क्या करना है जी?
लोन रिसीव कब हुआ, कर्जा रिसीव 1 अगस्त 2015 को हमें कर्जा वसूल हुआ, कितना जी, 25 मिलियन, स्पेसिफिक आया ना। उसके बाद 25 को भी कुछ पेमेंट्स हुई हैं, एक तो कमिटमेंट फी पे हुई है और एक परमिट फी पे हुई है, ऐसे ही है। तो कमिटमेंट फी इसी में से ही पे होती है, कमिटमेंट फी कितनी कैलकुलेट की हमने, 0.125। 125 से याद है कितने का हो गया, 125 2.5 लाख का हो गया। अच्छा, कभी 50 का भी मैंने देखा हुआ, 50 का, गलत बात नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं। अच्छा, ये कोई मैं इतना पुरानी बात नहीं कर रहा, क्योंकि फ़िरौन के दौर की बातें कर रहे हैं, ये रिसेंट पास की बात है। उसके बाद परमिट फी जी, ये हमने कितनी पे की, 8 मिलियन, ये भी हमने 1 अगस्त को ही पे किया, और कुछ 1 अगस्त को हमने पे किया हो, नहीं और कुछ भी पे नहीं किया। तो इट मीन्स के मेरे पास कितने पैसे बचे, सॉरी ओके 16 पॉइंट, बस ठीक है कोई बात नहीं, 16 पॉइंट राउंड ऑफ कर भी दें तो खैर है, लेकिन बिल्कुल ना कर दीजिएगा इसको, 17 ना कर दीजिएगा, 16.88 कर दें। ओके, तो 16.875 का मेरे पास बैलेंस मौजूद है, किसी को इससे इख्तलाफ, सब अच्छा है यहां तक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट पेमेंट कब हुई और कौन सी हुई, 1 सितंबर को नेक्स्ट पेमेंट हुई, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ओके जी, लिखते हैं। सर वो टिश्यू का कहिएगा उनको, टिश्यू खत्म हो गया। ओके जी, अब 1 सितंबर को फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये मुझे लग रहा है हालात टाइट हो जाने, इधर 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 जी, कितना 10 मिलियन जी, तो कितना बचा हमारे पास 6.875 मिलियन, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कब कब हो रही है जी, बोले 1 दिसंबर को दूसरी कंस्ट्रक्शन पेमेंट, कितनी अमाउंट है 15, मेरे पास तो नहीं है 15, मेरे पास तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि 6.875 निकलेगा स्पेसिफिक से, ये इधर 15 बल्कि लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने 15 मिलियन माइनस करना है। तो 6.875 स्पेसिफिक से निकल गया, तो जर्नल से कितना बचा 8.125, एक दफा फिर 125 आया, लेकिन स्पेसिफिक का बैलेंस हमारा 0 हो गया, और आपको बताया था ये बैलेंस स्पेसिफिक का चल रहा होता है, ओके, सब अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, थर्ड पेमेंट, 1 फरवरी को बड़ा कुछ हुआ जी, 1 फरवरी थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी 12 मिलियन, ले जी 12 ये निकला। लेकिन सर सवाल मेरा आपसे ये है कि 1 फरवरी को तो एक मैंने इंटरेस्ट भी पे किया है और मैंने प्रिंसिपल 5 मिलियन भी पे किया है, क्या वो यहां से माइनस नहीं होगा, वो भी बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है 1 फरवरी को मजीद 2 चीजें और आएंगी, लोन रीपेमेंट 5 मिलियन की, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी तो आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, कितना होगा जी ये, वैसे तो मुझे यहां से भी नजर आ रहा है इतना ही होगा ना 6 महीने का, तो यहीं से उठा लेते, वर्किंग वन से उठा लेते 1.5, इतना ही बना होगा ना, क्या ख्याल है, इतना ही बना होगा। तो मेरे ख्याल में यही सारी पेमेंट्स 1 तारीख पे हो रही होंगी, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट कौन सी है जी, 1 जून, 1 जून, टोटल करके बताएं कितना बनता है ये, 12/5 कितना बनता है 17, 18.5, तो 18.5 ले जी, ये बन गया, ओके। और फिर आखिरी पेमेंट 1 जून की 9 मिलियन जी, ये भी माइनस करूं यहां से, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, इसकी वजह क्या है, हमारी कैपिटलाइजेशन जो सीज हो रही है ना, वो सीज हो रही है 31 को, यानी 31 मई के बाद की हमने कोई भी चीज जो है वो कैपिटलाइज नहीं करनी। तो 31 मई तक को अगर हमने रोकना है तो इसको भी 31 मई तक आप रोक दें, क्योंकि अगर आप यहां पे 9 मिलियन लिख देंगे ना, उसको लिखने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि 9 मिलियन आपने 31 मई तक कैपिटलाइज करना है, जबकि वो पे ही 1 जून को हो रहा है, वो पे ही बाद में हो रहा है, तो जब उसका कुछ कैपिटलाइज नहीं करना तो यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है।
यहां पे तो समझ आती है ना, 8.125 दिसंबर को गया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 माह का कैपिटलाइजेशन होगी। इस 18.5 की भी समझ आती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने की कैपिटलाइजेशन होगी। लेकिन जब यहां 9 मिलियन लिखेंगे उसको कितने महीने का कैपिटलाइज करेंगे? होगा ही नहीं वो, क्योंकि वो पेमेंट ही आपकी सीजेशन के बाद हो रही है। तो इसलिए याद रखिएगा, रिसीट पेमेंट शेड्यूल को हमने बस आपकी या तो डेट ऑफ सीजेशन और कैपिटलाइजेशन या फिर ईयर एंड पर रोक देना। ठीक होगी बात? सब अच्छा है। ले जी, अब सबसे पहले तो हम सरप्लस फंड की जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेस करते हैं। मेरे पास 16.875 मौजूद था यकम अगस्त को, जो मेरे पास कितने से पड़ा रहा? बोले, एक महीना पड़ा रहा। तो 16.875, 16.875 जी, किस रेट पे मैंने इन्वेस्ट किया? 8%। और नजर आ रहा है कि एक महीना इन्वेस्ट किया, बोलिए 0.1125, 1125, ये बनता है। ओके, 1125, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास मौजूद रहे 6.875 यकम सितंबर से लेके यकम दिसंबर तक। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने। बोले 3 महीने। 6.875 3 महीने, 6.875 8% इंटू 3/12, बोलिए 0.1375। ले जी, इन चारों को सॉल्व करें। ये दो ऐड होंगे, ये लेस होंगे, बताइए जी मेरे भाई। 2.05। खामोश खामोश है आज। खैरियत है? दोस्त नहीं आया आज? यही परेशानी है। अच्छी बात है, नहीं आया, वेला बैठा हुआ घर। ठीक है जी, चले आगे। सब अच्छा है यहां तक? जर्नल लोन बताइए, जर्नल लोन का क्या करना है? जर्नल लोन 8.125 यकम दिसंबर को सबसे पहला आउटफ्लो हुआ। ये कब तक आउटफ्लो रहा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने। तो इस 8.125 का 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा? नहीं बोलेंगे। 8 पॉइंट, लेकिन रेट नहीं है मेरे पास। निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकी काम तो करें ना, इंटू 6/12 तो करें। ओके, फिर 18.5 कितना अरसा रहा? फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4। 18.5 इंटू 4/12। लें जी, अब सवाल में सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट रह गया, बाकी तो सवाल हमारा पार लग गया है। कितने नंबर का सवाल है? नंबर नहीं लिखे हुए। ओके, चले जी, कैपिटलाइजेशन रेट बताइए कैसे निकल सकता है? वर्किंग 3 कैपिटलाइजेशन रेट, फॉर्मेट बनवा दें जी। कर्जा जी, अमाउंट, मंथ आउटस्टैंडिंग, लोन आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रेट या रेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस जी। सवाल में अगर देखा जाए तो मेरे पास कितने कर्जे हैं? मेरे पास 2 कर्जे हैं और दोनों ही आरएफ है। अमाउंट तो है मेरे पास, लेकिन ये 28 और 25 मिलियन ना अमाउंट नहीं है, ये लिमिट है। ये लिमिट है, इस हद तक मैं कर्जा ले सकता हूं। लेकिन असल में जो पूरे साल मेरे पास एवरेज मौजूद रही है ना, वो कितनी रही है? वो रही है 25 की और 20 की। तो ठीक है जी, 25 और 20। उसने मुझे लोन आउटस्टैंडिंग खुद दे दिया, और मेरे ख्याल में इस बारे में बात हो चुकी है कि ये लोन आउटस्टैंडिंग क्यों है। इस बारे में बात तो नहीं ना करनी मजीद और, कि लोन आउटस्टैंडिंग क्यों है? बस ठीक है। इंटरेस्ट रेट बताइए। 13%, 20%, बोलिए 3.25, 4, टोटल 7.25 और ये 45। तो रेट का फॉर्मूला है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 7.25 डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग 45 मल्टीप्लाई बाय 100, बोलिए 16.11%, 16.11, 16.11%। और यही 16.11% हम यहां पर लिखेंगे परसेंट, 16.11%। और ये आया है वर्किंग 3 से। ले जी, सवाल खत्म हुआ, बोलिए 0.65, 0.99 जी। टोटल बोलिए
1.64। ले जी टोटल करके बताएं। 3.82। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आई 3.82। चलिए वैसे ही अगर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? वर्किंग फॉर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जी, ये भी काम आज करते हैं। कंस्ट्रक्शन जी बताइए कितनी हुई है? 10, 15, 12, 9 क्यों? वो तो बाद में है। अच्छा कॉस्ट में तो आएगा ना भाई, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन में कंसिडर करना है, वैसे तो आएगा ना। बोलिए, पता लगे इसी को इग्नोर किया हुआ। 46। उसके बाद मैप फी, परमिट फी या फिर कंसल्टेंसी फी, ये भी 8 मिलियन हमने पे किया, ये भी आ गया। और बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वर्किंग वन से कितना? 3.82। अच्छा मैंने लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिखे, कमिटमेंट फी वाली कमिटमेंट फी नहीं लिखी, वो भी तो लिखनी है। वो किधर आएगी? वो इसमें शामिल तो है मेरे भाई, इसमें ऑलरेडी शामिल है, दोबारा ना लिख दीजिएगा। तो टोटल बताइए। 57.8। लें जी कॉस्ट ऑफ एसेट ये है। और वैसे ही दिमागों में डेप्रिसिएशन इस साल कितने महीने की होगी? अगर ईयर एंड में 30 जून ज्यूम करूं, 1 महीने की, क्योंकि 31 मई को तो ये CWIP से ट्रांसफर होगा ना फिक्स एसेट में, तो 1 महीने की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस में कितना जाएगा? 1 महीने का जाएगा, क्योंकि ये कम अगस्त को तो आपके पास है ना, ये तो कैपिटलाइज हो रहा है। तो सजेशन 31 मई को हो रही है, इसके बाद जून का महीना बचता है, तो जून का जो इंटरेस्ट है वो किधर जाएगा? पीएनएल में। और वो कितना होगा? 20 का 1 महीना। ठीक होगी बात? बस ठीक है, सवाल खत्म हुआ। अब आप नोट कर सकते हैं। अच्छा होमवर्क था फिर भी नोट कर रहे हैं, कोई हाल नहीं आप लोगों का। अल्लाह अकबर। जी हो गया नोट, चले आगे। बोलिए तो सही। दोस्त चले गए, दोस्त बिछड़ गए, सब खामोश हो गए। ऐसे ही अच्छे हैं आप लोग, वरना तो चुप ही नहीं करते। करवानी है वो है मेरे प्लान में।
पेज नंबर बताइएगा। नहीं नहीं, वो ये सवाल मेरे है नज़रों से गुजरा हुआ है पहले। हाँ। अच्छा, ये मैंने एक के बुक में देखा था, रात को ही देखा बल्कि ये। ठीक है, इसमें पता नहीं है कि नहीं, करा देंगे जी, कोई मसला नहीं। नोट हो गया ये वाला, चलें फिर आगे। ओके जी, आप लोग पहुंचे पेज नंबर 83 पे, सफा नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 6 नजर आएगा आपको यहाँ पे, नजर आ रहा है कि नहीं? ओके, ग्रेनाइट कॉरपोरेशन। ये सवाल तो आसान ही है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर ना एक नई चीज टेस्ट हुई है। और वो चीज क्या टेस्ट हुई है? अभी तक हमने जो सवाल एक दो किए हैं उसमें जो सजेशन है वो वर्क कंप्लीटेड पे नहीं हुई बल्कि ईयर एंड पे हुई है। ऐसे ही है, जब ईयर एंड पे सजेशन हो गई तो उसी साल की बोरिंग कॉस्ट उसने हमसे कैलकुलेट करवाई। इस सवाल में ये हमें अगले साल भी लेके जा रहा है, बस ये फर्क है इस सवाल में। यानी मिसाल के तौर पे इसी सवाल की बात करें, लेट्स अज्यूम ये वर्क 31 में 16 को कंप्लीट ना हुआ होता, 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ होता, 30 सितंबर 16 को कंप्लीट हुआ होता, तो हम सजेशन कहां पे ब्रेक लगाते हैं? 30 जून पे ब्रेक लगाते हैं। ऐसे ही है, और सवाल सॉल्व करते हैं, हमारा सवाल खत्म हो जाता। लेकिन इस सवाल में कहा है कि नहीं भाई, 15 की तो बोरिंग कॉस्ट निकाली, सॉरी 16 की तो बोरिंग कॉस्ट निकाल ही रहे हो, 17 की भी निकाल के दिखाओ, तो हम अगले साल भी लेकर जाएंगे इसको। तो 2 साल की बोरिंग कॉस्ट वो आपसे इस सवाल में मांग रहा है। इस सवाल में बस ये मसला है, सवाल के नंबर देखें जरा कितने हैं, 20 नंबर का सवाल है इसी वजह से। वरना इस सवाल में आप अभी हम सवाल पढ़ते हैं, आपको खुद लगेगा इस सवाल में मुश्किल कोई नहीं है, बस काम लेंथी है, बस काम ज्यादा है, मुश्किल कोई भी नहीं है। करते हैं सवाल को। ऑन 1 मार्च 2010 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है पास्ट पेपर का, पेज 83 पे। On 1 March 2010, Granite Corporation started the construction of a new plant to meet the growing demand for its products. ठीक है भाईजान, कंस्ट्रक्शन शुरू की इन्होंने, तो वर्क स्टार्टेड आपको मिल गया 1 मार्च को। द न्यू प्लांट वॉज कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन ऑन 31 मई 2011। गौर कीजिए, बीच में 30 जून 2010 की ब्रेक आ रही है एक, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आपके 2010 में फॉल कर रहे हैं और बाकी 11 महीने आपके मई में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। जीसी फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। तो जीसी ने फाइनेंस किया, उसकी बात आ रही है। अभी तक हमारे पास सिर्फ वर्क स्टार्टेड की डेट आई है और हमारे पास कुछ नहीं आया। On 1 March 2010, a 7 साल लोन ऑफ ₹70 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। तो बात यहीं पे नजर आ रही है, 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 70 आपको मिल गया, तो बाकी 30 शायद जनरल लोन ही होगा शायद। ओके, तो लोन रिसीव भी 1 मार्च को हुआ, वर्क स्टार्टेड भी हुआ। अब पहली पेमेंट देखनी है कि कब हुई। द लोन अर्नड मार्कअप ऑफ एट 13% पर एनम पेबल सेमी एनुअली। तो मार्कअप जो है वो हमने हर 6 महीने बाद पे करना है 13% के हिसाब से। तो यहां पे एक कॉम्प्लिकेशन और भी आ जाएगी, और वो कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी? हर 6 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट पेमेंट अपने रिसीट पेमेंट शेड्यूल में से माइनस करनी पड़ेगी। बात समझ आई? तो अगर 1 मार्च को कर्जा आया तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त को आपको यह काम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें जी। 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ₹5 मिलियन इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त एंड 28 फरवरी। लें जी, प्रिंसिपल भी पे हो रहा है, तो इसका मतलब है रिसीट पेमेंट शेड्यूल में इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी पे होगा। कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी तक ये सब बातें आपके कंट्रोल में है, कोई नई बात नहीं है। GC also has a running finance facility of ₹100 million carrying markup at 14% per annum. Any additional amount required for the project was provided through this facility. तो ठीक है जी, हमारे पास एक 14% पर annum के हिसाब से रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी है 100 मिलियन के हिसाब से। सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पे तो
उसने कोई हमें लोन आउटस्टैंडिंग दिया ही नहीं, तो फिर क्या करें? एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? बताइए जी, क्या क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही नहीं है। व्हाट कैन बी डन? इंटरेस्ट रेट कैसे निकले? इंटरेस्ट निकाल के 100 में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? अच्छा, आउटस्टैंडिंग नहीं है 100, ठीक है। और इंटरेस्ट कैसे निकल सकता है जनरल लोन को कैपिटलाइज करने के लिए? ओ खुदा के बंदो, ओ खुदा के बंदो, ओ एक ही तो है, एक ही जनरल लोन है, ओ वही होगा ना 14। एवरेज क्यों निकालते हैं? जब डिफरेंट रेट पे ज्यादा कर्जे होते हैं, और एक ही कर्जा है, तो एक का एवरेज यही 14 ही होगा ना। तो आपको क्यों जरूरत है आउटस्टैंडिंग की? आपको तो रेट चाहिए उस वर्किंग से, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस थोड़ी चाहिए, आपको तो रेट चाहिए, और रेट उसने दिया तो हुआ है। एक कर्जा होगा तो वही होगा ना, वो तो दो हो या दो से ज्यादा हो फिर प्रॉब्लम होती है। तो एक ही है तो 14 ही होगा, तो आपको वर्किंग उसकी जरूरत ही नहीं है कैपिटलाइजेशन रेट की, 14 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ओके, ले जी, ये भी मसला हल हुआ। सरप्लस, सॉरी सवाल है कोई? सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन सेविंग्स अकाउंट एट 8% पर एनम, ये भी आपको पता है क्या करना है। पेमेंट्स मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एज फॉलोज, ले जी, पहली पेमेंट भी 1 मार्च को किया, तो कमेंसमेंट भी मिल गई और सजेशन भी मिल गई। द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी 2011 टू 28 फरवरी 11, ले जी सस्पेंशन आ गई। क्यों आई? वाज कॉज ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। बताइए, रूटीन नॉन रूटीन? ये नॉन रूटीन है भाई, तो क्या हमें कैपिटलाइजेशन में से इसको निकालना पड़ेगा? बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और ये कहेगा मुझे क्यों निकाला, फरवरी बोलता रहेगा मुझे क्यों निकाला। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द इयर्स एंडेड 30 जून 10 एंड 11 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, मेरे ख्याल में सवाल में नई चीज आपके लिए कोई भी नहीं है, सवाए इसके कि उसने आपसे 2 साल मांगे हैं, 2010 और 2011। तो 2010 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मिटा दूं ये सारा कुछ। लेकिन मुझे अब 2 साल एक ही बोर्ड पे लाने हैं। चले कोई बात नहीं, खैर है, लेट्स प्लान इट आउट। वहां से सवाल शुरू करते हैं, पूरा सवाल। ये 20 नंबर का सवाल पेपर में कितनी देर में होना चाहिए? जे इंटू 1.8 करें 36 मिनट्स में, 36 मिनट। अगर आता नहीं, आता है आपको ये सवाल, तो आता ही है आपको। इस सवाल में मुश्किल क्या, कुछ भी नहीं है। 36 मिनट में से अगर आप 15 मिनट भी सवाल को पढ़ते रहेंगे ना, 15 मिनट, और दिमाग में ये प्लान कर लेंगे ऐसे 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 करूंगा, तो क्या 21 मिनट में ये सवाल आपकी कॉपियों पे उतर सकता है क्या? नहीं, बड़े आराम से 15 मिनट में उतर सकता है भाई। लेकिन अगर 2 मिनट पढ़ने के बाद लिखने की कोशिश करेंगे तो आप 36 क्या 360 मिनट भी लगा लें, सवाल नहीं होगा। तो इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना, प्लान करना बहुत जरूरी है। प्लान में अगर 15 मिनट भी चले जाएं इस सवाल के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है 21 मिनट के अंदर ये सवाल बड़े आराम से उतर सकता है बोर्ड के ऊपर, सॉरी कॉपी के ऊपर। ठीक है, आपकी तो कॉपी होगी, आंसर शीट होगी। चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2010 की कैपिटलाइजेशन, तो 2010 का मैं काम यहां से शुरू कर रहा हूं, कोशिश करते हैं बोर्ड पे पूरा आ जाए 2 साल। सवाल कौन सा है जी? पास पेपर नंबर, ले जी 2010 का आगाज करते हैं, और कमेंसमेंट बस ठीक है। आगे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट लिख लीजिएगा। अब बड़ी अंग्रेजी हो गई मेरी तरफ से, लेकिन आप पूरा लिखेंगे क्योंकि आपका सीए भी पास नहीं है। लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। बोलिए जी, कब कर्जा रिसीव हुआ? 1 मार्च 2010। वर्क भी यहीं पे शुरू हुआ, और हमारे पास पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी यहीं पे आई। और सजेशन के बारे में जी 2010 की बात कर रहे हैं, तो 2010 में तो सर ईयर एंड आया है,
क्या ख्याल है आपका? कब आया है? 30 जून 10 पे। तो ये सेम है, कितने महीने बने? क्या 4 महीने बन गए? तो 4 मंथ्स, 4 मंथ्स की कैपिटलाइजेशन होगी। चले जी, उसके बाद यहीं पे इसके नीचे वर्किंग वन बनाते हैं जी। वर्किंग वन, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सबसे पहले आता है जी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। टू पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक कर्जा, लेस कर देंगे यहां से इन्वेस्टमेंट इनकम। फिर तीसरे नंबर पे आएगा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। ठीक है जी, सब अच्छा है। ओके जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस क्या सवाल में है? बिल्कुल, उसने बोला था शुरू में, अगर आप पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे तो उसने बोला है कि जी एन अरेंजमेंट फी एट 1% ऑफ द लोन अमाउंट वाज पेड टू द बैंक। कर्जा है 70 मिलियन, तो 70 मिलियन का 1%, 70 मिलियन का 1% बोलिए 0.7 रुपीज इन मिलियन लिखते हैं जी इधर। ठीक है जी, 0.7। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक लोन। तो स्पेसिफिक लोन ठीक है जी, 70 मिलियन हमारे पास आया, 70 मिलियन। रेट क्या है जी? 13%। और 4 महीने, 2010 के लिए 4 महीने, 4/12 बोलिए 3.03, 3.03। अब लेस करनी है हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिसीट पेमेंट शेड्यूल। चलें यहां पे बनाते हैं वर्किंग टू रिसीट पेमेंट शेड्यूल जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक कर्जा, जर्नल कर्जा और बैलेंस जी। सबसे पहले लोन रिसीव कब हुआ जी? यकम मार्च को। यकम मार्च 2010 को लोन रिसीव हुआ, कितनी अमाउंट का? 70। क्या यकम मार्च को हमने कोई पेमेंट की है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो कमिटमेंट फी पे की है, कितनी? 0.7। और कुछ पे हुआ हो यकम मार्च को? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी तो पे हुई है 25 मिलियन की। यकम मार्च 2010 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी? 25। और कुछ पे हुआ हो तो बताइए जी, नेट कितना बैलेंस बचा मेरे पास? 44.3, और यही हमारे बैलेंस में आ जाएगा 44.3। उसके बाद भाई अगली पेमेंट तो 31 जनवरी 11 पे हो रही है, वो तो अगला साल है भाई, वो तो अगला साल है। क्या ख्याल है? तो भाई यहां पर मैं अब रिसीट पेमेंट शेड्यूल पे एक डॉटेड लाइन की ब्रेक लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे आके साल खत्म हो गया। ऐसे ही है, यहां पे 30 जून आ गई है, और यहां पे बस अपनी याद दहानी के लिए 30 जून 2010। तो साल 2010 में जब मैं यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये सोचूंगा 44.3 मेरे पास मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने पड़ा रहा, तो इस 44.3 पे इस साल में 4 महीने की इनकम आई होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। तो 4 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम हम माइनस करते हैं 44.3, किस रेट पे है जी? 8% इंटू 4/12 बोलिए। अच्छा, सस्पेंशन अगले साल है, इस साल नहीं है, तो इसलिए हमने वो यहां पे मंथ्स के दरमियान गैप नहीं डाला। ओके, बताइए
1.18 बोलिए। 29 1.85। जर्नल लोन तो इस साल इस्तेमाल ही कोई नहीं हुआ, तो जीरो। बताइए 2.55। ठीक है जी, किसी को इख्तलाफ यहां पे? एक चीज वैसे उसने मांगी नहीं है यहां पे, लेकिन हम कोशिश करते हैं करने की। हम काम करते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं। साल है 2010 और 2011, 2010 2011, इधर भी 2010 और 2011। जी सबसे पहले मुझे यह बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस में 2010 में कोई एक्सपेंस आना बनता है? कोई एक्सपेंस बनेगा 2010 में? नहीं। डेप्रिसिएशन हो नहीं सकती क्योंकि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन हो नहीं सकती। और इंटरेस्ट जितना भी था वो सारे का सारा हो गया है कैपिटलाइज। तो इसका मतलब है, मैं वैसे लिख रहा हूं यहां पे आपकी याद दहानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि 2010 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं हो सकता क्योंकि एसेट अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये तो CWIP में पड़ा होगा। और इसी तरीके से इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कोई नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इस्तेमाल ही कुछ नहीं किया। हाँ, ये बात आप जरूर कर सकते हैं कि मेरे पास रनिंग फाइनेंस की एक फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन मेरे पास उसका आउटस्टैंडिंग मौजूद नहीं है। ठीक है, तो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का जो इंटरेस्ट होगा वो जरूर आएगा इधर, लेकिन मेरे पास डाटा नहीं है जिसको लेके मैं कैलकुलेट कर सकूं। अगर मुझे उसने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का दिया होता कि जी इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2010 में है, तो मैं उस पर परसेंटेज लगा के तो यहां पे क्या करता, उसका एक्सपेंस लिख देता। लेकिन है नहीं सवाल में, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। लेकिन वो अगर होता तो हम जरूर लिखते हैं। बात समझ आ गई? ओके, बैलेंस शीट पे आइए। बैलेंस शीट में हमारे पास होंगे नॉन करंट एसेट्स। आप भी NCA लिखेंगे ना? यस सर, ऐसी की तैसी आपकी। फिर कहते हैं अम्मी पेपर पास नहीं होता। ओके, और उसके बाद PPE तो नहीं लिखेंगे, बल्कि लिख देते हैं यहां पे, अगले साल काम आएगा। CWIP, पता ना CWIP अलग लिखते हैं। कितना पड़ा होगा इसके अंदर? इसके अंदर कितनी अमाउंट पड़ी होगी? नहीं बोलेंगे तो सर इसके लिए हम यहां पे कुछ वर्किंग बनाते हैं। वैसे तो वहां पे भी नीचे जगह है, नहीं जगह नहीं है, इधर ही लिखते हैं। वर्किंग 3, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। जी बताइए क्या क्या आता है इसके अंदर? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, उसके बाद मैप फी, परमिट फी, कंसल्टेंसी फी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। जी कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी की है मैंने इस साल? एक ही की है, 25 मिलियन की। 2010 की मैं बात कर रहा हूं भाई, 11 की वर्किंग अलग बना लेंगे। 25, कोई मैप फी परमिट फी पे किया? कुछ भी पे नहीं हुआ। और बोरिंग कॉस्ट मेरे पास आ रही है वर्किंग 1 से, कितनी है जी? 2.55। बोलिए जी। ले जी, मेरे पास 27.55 का बैलेंस आ रहा होगा CWIP में 2010 में। क्या आप सब मानते हैं इस बात को? ठीक है जी, ओके। कुछ लायबिलिटीज भी तो होंगी मेरे पास, क्या ख्याल है? नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, कर्जे भी तो कुछ वसूल किए मैंने। तो सबसे पहले मेरे पास है कुछ स्पेसिफिक लोन, लेकिन स्पेसिफिक लोन का कुछ हिस्सा लॉन्ग टर्म है और कुछ इसका करंट पोर्शन है। करंट पोर्शन क्या होता है जी? बोले, जो अगले 1 साल में पे करना होता है। लॉन्ग टर्म लोन का वो हिस्सा जो अगले साल में पे करना होता है। ओके, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे पास कर्जा कितना है। मेरे पास टोटल कर्जा है 70 मिलियन, वो नजर आ रहा है, 70 मिलियन का कर्जा है। तो अगर मेरे पास 70 मिलियन का कर्जा मौजूद है
तो इस 70 में से मुझे कितना अगले साल पे करना है? क्या मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जी? नहीं, सेमी एनुअली है तो 5 दो दफा पे करना होगा ना, एक दफा अगस्त में पे करना होगा और एक दफा फरवरी में पे करना होगा। तो इसका मतलब है कि 5 जमा 5, 70 में से 10 मुझे यहां पर पे करना है। तो बकाया कितना रह गया जी? 70 में से 10 60। तो 2010 की अगर वर्किंग मैं यहां पे बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे बनेगी, 70 में से करंट पोर्शन निकल गया तो 60 आ गया। ले जी, एक्सट्रैक्ट्स आपके कंप्लीट हुए। अच्छा, इंटरेस्ट पेबल भी आ सकता है वैसे, यहां पे 4 महीने का इंटरेस्ट पेबल भी आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना, इंटरेस्ट पेबल तो आएगा। क्या ख्याल है, एंट्री क्या करेंगे आप इस इंटरेस्ट की? ये जो इंटरेस्ट है 3.03, इसकी एंट्री क्या करेंगे? डेबिट एसेट क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल, पे तो करना है ना, पे तो करना है। तो इंटरेस्ट पेबल क्या यहां पे 4 महीने का लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लिख देते हैं। इंटरेस्ट पेबल 3.03, 4 माह का जो इंटरेस्ट है वो भी हमने पे करना है, अभी लिख दे, वर्किंग 1 से आया। ये एक्सट्रैक्ट्स मांगे नहीं हुए उसमें, बस आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं आपको, काम उसने बस वही वर्किंग 1 वाला मांगा हुआ है। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, कौन भला? वो नहीं, वो नहीं आएगा कभी, वो जिसका आप सोच रहे हैं ना वो नहीं आएगा कभी। मैं 2011 की बात कर रहा हूं, 2011। चले जी, 2011 का फॉर्मेट बनाते हैं। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, जी बिल्कुल अलग ही बनेगा, इकट्ठा करेंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेस इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल। याद रखिएगा अगले साल में सस्पेंशन भी है, तो हमें मंथ्स के दरमियान गैप डालना पड़ेगा। ओके, बाद में देखेंगे, एंड पे देखेंगे, फिलहाल बाकी काम तो करें। ले जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस तो दोबारा से नहीं हो सकते, ये तो इस साल में नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक लोन में कुछ कहानी है। तो स्पेसिफिक लोन में क्या कहानी है जी, बताइए। ज़बानी कलामी अगर बात करें तो इस वक्त मेरा आउटस्टैंडिंग 30 जून 2010 पे 70 मिलियन है, मुझे नजर भी आ रहा है 60 जमा 10 70 मिलियन। ओके, लेकिन अगस्त में आके इस 70 में से कितना पे हो गया? 5 पे हो गया। 31 अगस्त को पे हुआ, लेकिन 2 महीने क्या मेरे पास 70 मिलियन रहा? बोले, जुलाई और अगस्त का महीना मेरे पास 70 मिलियन रहा, तो इसका मतलब है 2 महीने का इंटरेस्ट 70 पे लगेगा। ओके, उसके बाद फिर अगस्त को पे हो गया, सितंबर 31 अगस्त को पेमेंट हुई है ना, बिल्कुल, तो इसका मतलब है अगस्त का पूरा महीना काउंट हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी तक मेरे पास कितना रहा? 65, 6 महीने का 65 पे लगा देंगे, और उसके बाद 5 फिर पे हो जाएगा तो बकाया रह गया 60। तो मार्च, अप्रैल और मई में काम खत्म हो रहा है, 3 महीने 60 पे, तो 70 पे 2, 65 पे 6 और 60 पे 3, इस तरीके से बात बनेगी। क्या ये बात सबको समझ आई है? क्या ये बात सबको समझ आ गई है रीपेमेंट की? चले ठीक है जी, लिखते हैं यहां पे। तो 70 मिलियन हमारे पास रहा किस रेट पे? 13%, 2 महीने, और सस्पेंशन है भाई, सस्पेंशन है, तो गैप डाल के यहां पे आपने लिखना है 2/12। ओके, याद है ना सस्पेंशन है सवाल में? तो कितना बनता है जी? नहीं लिखेंगे अभी, अभी तो जब तक माइनस करके कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दें। उसके बाद मैंने 31 अगस्त को पे ऑफ कर दिया 5 मिलियन, तो मेरे पास बचा 65 मिलियन,
और 65 मिलियन मेरे पास रहा सितंबर से लेके फरवरी तक, 6 महीने, लेकिन कुछ गैप डाल के डिवाइड बाय 12, और आखिर में मेरे पास बचा जी 60 मिलियन इंटू 13%, और 3 गैप डाल के 12, और ये गैप आपको पता है सस्पेंशन की वजह से हमने डाला। रूटीन की सस्पेंशन होती फिर तो इग्नोर करते उसे, कैंची लेके जाते पेपर में, पेपर का उतने एरिया फाड़ के इन्विजिलेटर को कहते हमें नहीं चाहिए, ओके दे दीजिएगा उसे फाड़ के, नहीं चाहिए तू रख ले। पेपर की पिछली साइड देख लीजिएगा, उस पर कोई काम की बात ना लिखी हो, क्योंकि आपका पता भी कोई नहीं आप वाकई कैंची ले जाए। तो उन लोगों के लिए है कि कैंची से काटने से पहले एक दफा देख लीजिएगा कि पिछली साइड पे सवाल का कोई हिस्सा तो नहीं है। सब अच्छा है जी, यहां तक जिंदगी सुकून में चल रही है। चले जी, अब नेक्स्ट काम रिसीट पेमेंट शेड्यूल मुकम्मल किए बगैर नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट इनकम। चले जी, रिसीट पेमेंट शेड्यूल को मुकम्मल करते हैं। अब 30 जून पे एक हमने ब्रेक लगाई थी, अब मैं इस ब्रेक को मिटाने लगा हूं। बस ये पिछले साल के लिए लगाई थी, अब ये ब्रेक खत्म हो गई। अब बताइए, इसके बाद अगली पेमेंट मेरे ख्याल में 31 अगस्त को कर्जे की होगी, जो मैं यहां से कर रहा हूं। ऐसे ही है, स्पेसिफिक लोन की 5 मिलियन की पेमेंट करनी है मुझे, और बोले लोन रिपेमेंट कर रहे हैं 31 अगस्त को। चलें जी, 31 अगस्त 2010 लोन रीपेड। तो लोन रीपेड कितना हो गया जी, यहां पे 5, स्पेसिफिक पड़ा है तो स्पेसिफिक से ही पे होगा ना, नहीं बोलेंगे, बोलते नहीं है बस, पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं आप लोग। और इंटरेस्ट भी तो पे होगा 31 अगस्त को। कितना इंटरेस्ट पे होगा, वो उतना 3.03, उतना ही पे होगा ना, और कितना पे होगा, नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे, कितना इंटरेस्ट पे होगा जी, 3.03 पे होगा। दोस्त नहीं याद आया, आवाजार बैठे हुए ऐसे ही अच्छे लगते हैं आप लोग, आवाजार कौम, गुलाम कौम, अच्छा सॉरी, बोलिए। 1.3, ये 1.3 कहां से आया, 1.3 कहां से आया, हाँ कितना पे करेंगे, क्या वही 3.03 जो वहां पर आ रहा है वो वर्किंग वन में वो पे करेंगे, 4.5 कहां से निकाल रहे हैं आप, 6 महीनों का क्यों पे करेंगे जी, बिल्कुल 6 महीनों का ही पे होगा ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अगस्त में पे हो रहा है तो 6 महीने का ही पे हो रहा है, बस वहां पे कैपिटलाइजेशन 4 माह की हुई है, लेकिन पे यहां पर आके तो 6 माह का होगा, हम 31 अगस्त पे खड़े हैं। तो ये भाई कुछ ऐसे वर्किंग बनेगी, 70 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12, कितना बनता है 4.5। ले जी, आपने पे कर दिया 31 अगस्त को, तो टोटल कितना पे किया आपने, और तो 31 अगस्त पे नहीं है कुछ, तो 9.5 यहां पर पे हो गया, तो कितना बैलेंस बचा 44.3, 9.5 34.8। नहीं जी, अब आपके पास सरप्लस बैलेंस इतना रह गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट मेरे हाल में डायरेक्ट 31 जनवरी की पेमेंट है 65, 31 जनवरी सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, कितनी अमाउंट है 65। सारा कुछ तो मैं यहां से पे नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि 34.8 मैं पे करूंगा स्पेसिफिक से, ये तो हो गया नील, बाकी कितना यहां से बचा 30.2, तो सरप्लस फंड्स हमारे हो गए नील। उसके बाद 28 फरवरी को क्या हुआ जी, 28 फरवरी को कुछ कर्जा पे हुआ दोबारा से, और उस कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी पे हुआ, बोले चले जी 28 फरवरी लोन रीपेड, मजीद 5 मिलियन की किस्त पे हुई, यहां से पे हुई होगी, और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे हुआ होगा 28 फरवरी को, वो कितना होगा जी, इंटरेस्ट पेड 65 मिलियन के ऊपर 13% इंटू 6/12, क्या यही होगा, बोले ये इंटरेस्ट पे किया होगा ना आपने, तो बोले तो हाँ ना तो करें ना, बताएं 4.22,
और तो कुछ नहीं है, टोटल बता दें इसका 9.22। बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस का ताल्लुक स्पेसिफिक के साथ है। नोट अभी रिसीट पेमेंट नोट ना कीजिएगा, इसमें मैंने कुछ अभी चेंज करवानी है, अभी नोट ना कीजिएगा। ओके, एक मकसद के तहत अभी नोट ना कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फरवरी के बाद ये आपने भी नहीं बनाना रिसीट पेमेंट, इसमें मैंने अभी एक चेंज करनी है। ओके, 31 जनवरी तक बना लें, उसके बाद ना बनाइएगा। ओके, अब 30 सितंबर 11 को आखिरी पेमेंट हुई है, ऐसे ही है। अब 30 सितंबर 11 को जो आखिरी पेमेंट हुई है, क्या इसको यहां पर लिखने की जरूरत है? क्या इसको यहां पर लिखने की जरूरत है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही हमारे वर्क कंप्लीटेड के बाद वाला है, तो इसको तो हम यहां पे नहीं लिखेंगे। तो बस ठीक है, मेरे ख्याल में यहां तक हमारी बात कंप्लीट हुई। तो अब हमें क्या करना है जी? अब हमें बनानी है इन्वेस्टमेंट इनकम। ध्यान से सुनिए, 44.3 पिछले साल से चला आ रहा है। पिछले साल इन्वेस्टमेंट इनकम के 4 महीने जा चुके हैं, ऐसे ही है। इस साल कहानी शुरू होगी 1 जुलाई से, तो जुलाई और 31 अगस्त, क्या 2 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम मुझे यहां से माइनस करनी चाहिए? बोले तो 44.3 2 महीने तक मेरे पास मौजूद रहेगा, तो ठीक है जी, 2 महीने की आप इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पे करें माइनस। 44.3 रेट है 8% और 2 गैप डाल के 12 क्योंकि सस्पेंशन है, ठीक है जी। उसके बाद 34.8 पे आइए। 34.8 मेरे पास मौजूद था 31 अगस्त को, यानी 1 सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 31 जनवरी तक मेरे पास रहा, 5 महीने। 5 महीने तो 34.8 5 महीने, 34.8 इंटू 8% 5, सस्पेंशन है तो गैप। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है कि सब बुरा है? ओके, अब आइए जी जर्नल लोन के ऊपर। जर्नल लोन सबसे पहले इसकी कमेंसमेंट होती है डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जर्नल लोन, तो 30.2 की अगर बात की जाए तो 30.2 कितने महीने तक हमारे पास रहा? जनवरी तो गया ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या 4 महीने मैं यहां पे लिख दूं? 4 महीने बनते हैं, 4 ही बनते हैं ना। तो 30.2 इंटू क्या करेंगे? 14%। सवाल में मौजूद है, आज सवाल में मौजूद है, इंटू 4 गैप डाल के 12। अच्छा, अब यहां पे आके जरा रुक जाइए, अब आपकी जरा तवज्जो चाहिए। 28 फरवरी को मैंने पे कर दिया 9.22, कैसे ही है? बोले 9.22 पे किया, 5 का लोन और 4.22 का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कब से कब तक का है? यकम सितंबर से लेके 28 फरवरी तक का है, क्या सब मानते हैं इस बात को? सवाल में उसने लिखा हुआ है कि एक नॉन रूटीन सस्पेंशन है फरवरी के महीने में, है फरवरी के महीने में सस्पेंशन है जी, नॉन रूटीन। तो नॉन रूटीन सस्पेंशन में हम क्या करते हैं? उतने पीरियड की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते। ओके, मुझे बताइए, अगर मैंने इस 9.22 को पूरा उठा के वहां पे लिख दिया और वहां पे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, तो इसका मतलब है कि सितंबर से लेके फरवरी तक का जो भी इंटरेस्ट है उसको मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ। मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं? क्या मुझे करना चाहिए? मुझे फरवरी का तो करना ही नहीं चाहिए, तो फिर मैं यहां पे 4.22 इंटरेस्ट क्यों लिख रहा हूं? मुझे तो यहां पर भी उतने महीनों का इंटरेस्ट लिखना चाहिए जिसको मैं कैपिटलाइज करूंगा। क्या ख्याल है इस बारे में? तो इसका मतलब यह है कि पे पूरा 4.22 होगा, इसमें कोई शक नहीं है, पे पूरा 4.22 होगा, लेकिन इसमें से एक महीना निकल जाएगा, इसलिए आपको बोला था इसको भी नोट नहीं करना। यह आपका 6/12 नहीं बनेगा, बल्कि 6 - 1 डिवाइड बाय 12 बनेगा, यानी 5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपने यहां पे लिखना है। ओके, बताइए। 3.52 ले जी,
असल में ये अमाउंट आपने यहां पे लिखनी है और ये बन गया कितना 8.52। अच्छा मतलब एंट्री क्या करेंगे आप, चलें आपको बताता हूं। आप करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल या कैश क्रेडिट। ये पूरा 4.22 से होगा। एसेट में जाएगा कितना 3.52 और बाकी कितना बचा जी 0.7, ये एक्सपेंस में चला जाएगा। ये एंट्री होगी इसकी। बात समझ आई? तो पेमेंट पूरी होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि ये वर्किंग बनती है वो अमाउंट निकालने के लिए जो कैपिटलाइज करनी है, तो चूंकि एक माह की सस्पेंशन थी तो इंटरेस्ट भी एक माह का निकाल दिया, इसको तो यहीं पे फारिग करा दिया मैंने। ओके, तो अब क्या करूं भाई, अब क्या करूं भाई, अब 8.52 पे 8.52 पे, हाँ ठीक है 8.52 पे 14% लगा देते हैं। और कितने महीने का है ये, कितने महीने इस्तेमाल हुआ ये जी बोले? 8.52 मार्च अप्रैल में 3, और टेक्निकली यहां पे ना माइनस हो भी नहीं सकता क्योंकि आप ऑलरेडी कर जो चुके हैं, आप ये कर जो चुके हैं ऑलरेडी। ओके ले जी, अब कहानी कुछ सीधी हुई, कोई मसला हल हुआ? ले जी, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने लिखने हैं मंथ्स, मंथ्स लिखने हैं कि ये 2 महीने कौन से हैं बताइए। ये जुलाई अगस्त है, ये 6 महीने कौन से हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था फरवरी। ये कौन से हैं जी, मार्च अप्रैल और मई। ये 2 महीने इन्वेस्टमेंट इनकम वाले कौन से हैं, ये हैं जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त। ये 5 महीने कौन से हैं जी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, यही है। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 4 महीने कौन से वाले हैं, ये शुरू हो रहे हैं फरवरी से, फरवरी मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च अप्रैल में, और ये कौन से हैं जी, मार्च अप्रैल में। क्या ये सब मंथ सबको समझ आ गए? किसी को ना समझ आए हो तो वो पूछ सकता है, एक दफा देख लें और बता दें अगर किसी को ना समझ आई हो कि ये मंथ्स कैसे आए। ये सारी बात आपके साथ हो चुकी है, ये मंथ्स यहां पर कैसे काउंट हुए हैं मुझे बताएं। सब अच्छा है? ओके ले जी, अब जहां जहां फरवरी है वहां वहां माइनस कर दें 1 और 1, 2 जगह ही मुझे लग रहा है। क्या ख्याल है, 2 जगह ही मुझे लग रहा है? क्या मुझे ठीक लग रहा है कि मुझे गलत लग रहा है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलना तो है ही नहीं ना। ओके सब अच्छा है यहां तक? चले जी, सवाल अब खत्म हो गया, बताइए जी, सब खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाएंगे, बताइए इंशाल्लाह। बताएं जल्दी जल्दी, कैलकुलेट क्या आंसर है। अब एक काम करें, तीनों को पूरा सॉल्व करके बता दें, एनी गंद मचना। सॉरी 6.99, इन दोनों को सॉल्व करके बता दें। 1.74 जी बताइए, 5.25, इन दोनों को टोटल करके बता। मुझे नहीं पता, आप लोगों ने लिखवाया। ओ मैन आई एम सॉरी, 15 मैंने क्यों लिख दिया जी। 12.24 टोटल दोनों का बताएं। वन पॉइंट, दोनों का टोटल है ये 1.355, टोटल बताइए। $6.605। ओके जी, यहां पर आइए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालते हैं। सवाल यहां पे आपका खत्म हो चुका है भाई, बस ये अगली बातें आपको समझाने के लिए हो रही हैं। तो वर्किंग 4 में हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। इधर जरा 1 मिनट मुझे आपका चाहिए होगा। 2011 कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स कितनी हुई है जी 2011 में? 2 के 1 किधर?
हाँ 65 और 10, अच्छा 10 की पेमेंट नहीं हुई, याद रखिएगा 10 की पेमेंट अभी नहीं हुई, ये पेमेंट जाके 2012 वाले फाइनेंशियल ईयर में हो रही है, लेकिन हम इसको यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे, एंट्री कर देंगे डेबिट एसेट क्रेडिट पेबल, क्योंकि अगर 31 मई को काम खत्म हो गया है तो बंदे ने इनवॉइस तो भेजी दी होगी ना, हमने पे नहीं किया हुआ, तो एंट्री तो कर देंगे ना डेबिट एसेट क्रेडिट पेबल, तो इसको हम यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक 65 और एक 10, तो ये बन गया 75। उसके बाद मैप फी परमिट फी हो नहीं सकता, वो पहले साल ही होता है, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं नील। और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 2011 की कितनी है? 6.605। लेकिन क्या ये बैलेंस पिछले साल से नहीं आएगा यहां पे? ये भी तो आएगा, क्या इसको ओपनिंग CWIP नहीं कहा जा सकता? ये भी तो बैलेंस है ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो है ना, कैरी फॉरवर्ड होगी, तो ये एक नई बात थी जिसके लिए आपको ये एक्सट्रैक्ट्स बना के दिखाए गए। बताइए जी अब टोटल 109.55, और अब ये 31 मई को 1 जी, अब 2011 में इसकी डेप्रिसिएशन भी होगी, और कितने महीने की होगी बोले? एक माह की होगी ना, 31 मई को कंप्लीट हुआ है तो एक माह की डेप्रिसिएशन होगी ना इसकी, क्यों नहीं होगी? ओके, सवाल ये है डेप्रिसिएशन रेट तो है नहीं ना, यूजफुल लाइफ मौजूद है, कुछ भी नहीं है, एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं भाई, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भाई यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है, इंटू 1/12 ऐसे ही होगा, तो मैं इसके साथ लिख रहा हूं कि ये 10 जो है एज्यूम्ड है। ओके, बताइए जी कितनी डेप्रिसिएशन बनती है? 0.91। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा कोई 2011 में? बताइए कौन सा आएगा? सस्पेंशन वाला, ये देखें, ये देखें, जो एक माह की सस्पेंशन हुई थी उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ तो एक्सपेंस आउट तो होगा ना, ये चेक करें 0.70 बनता ना, मैंने ठीक लिखा हुआ है, टोटल 4.22 पहले बनाया था आपने, 3.52 ये आ गया तो बकाया 0.7 ही बनता है। ओके, तो इसका मतलब है ये 0.70 का इंटरेस्ट जो है जर्नल लोन का, ये चला जाएगा आपका, सॉरी स्पेसिफिक लोन का, आई एम सॉरी, स्पेसिफिक लोन का जो आपका इंटरेस्ट है ये चला जाएगा यहां पर, ये कैपिटलाइज नहीं होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। बात समझ आती है? और तो और आज CWIP में कुछ नहीं होगा, जैसे आप तनहा है ये भी तनहा है, और आज PPE हमारे पास पड़ा हुआ है 109.155, लेकिन नहीं, यहां पर तो बुक वैल्यू से आती है अमाउंट, तो जिस साल की डेप्रिसिएशन होगी 0.91, क्या वो माइनस हुई होगी? बताइए। $108.24। कर्जों पे आइए, कर्जे तो बेतहाशा है हमारे, तो जरा देखिए कर्जा हमारे पास कितना बचा, टोटल 70 था, 70 में से 5 और 5 निकल गया, अब बचा हमारे पास 60, लेकिन 60 में से 5 और 5 10 हमने अगले साल ही पे करना है, मानते हैं इस बात को, और बकाया कितना बचा जी? 50 बच गया, तो 2011 के लिए क्या कहानी बनी? 60 में से 10 निकाल दें, 50। इंटरेस्ट पेबल कुछ होगा, वो कितना होगा? 4 महीनों का बनेगा ना, तो 4 महीने कैसे निकालें हम? 4 महीनों का कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे बताएं? हाँ जी बिल्कुल, अगस्त हमारा कितना बचा हुआ है? अगस्त के फरवरी तक तो पेड है ना सारा, मार्च अप्रैल मई जून हमारा 60 मिलियन बचा हुआ है भाई, 60 मिलियन बचा हुआ है, तो 60 मिलियन पे 13% इंटू 4/12, ये इंटरेस्ट पे करने वाला है ना स्पेसिफिक लोन का। जनरल की तो हमारे पास डाटा ही मौजूद नहीं है, आउटस्टैंडिंग होता है वो भी लिखता है, लेकिन बहरहाल स्पेसिफिक का पता है 60 मिलियन है, 13% है, और 4/12 बताइए 2.6। लें जी, सवाल आपका कंप्लीट पहले ही हो चुका था, ये तो एक्स्ट्रैक्ट्स आपको समझाने के लिए बताया जा रहा था। ये 0.7 कहां से आया? टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता था? 4.22, उसमें से 5 माह का कैपिटलाइज हो गया, 1 माह का एक्सपेंस आउट हो गया। किसमें जी?
हाँ जी, हाँ ऊपर एक्सपेंस में, हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हमने ऊपर 0.7 कितने का लिया है, सिर्फ सस्पेंशन का लिया हुआ ना। जून का भी लेंगे, जून का भी लेंगे, बिल्कुल बताएं कितना बनता है जून का, जून का बताएं कितना बनता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिस हो गया वो, जून का भी आना चाहिए। कितना बनेगा ये 0.7, फिर इधर लिखते हैं 0.7, जी मैं लिख देता हूं। ये है जी फरवरी का, फेब, और जून का बताएं, जून का कैसे निकलेगा, 60 बनेगा ना, 60 पे बनाए 0. और ये कैपिटलाइजेशन के बाद जो जून है ये उसका है 0.65, टोटल बताएं 1.35, जी बिल्कुल दुरुस्त बात थी ये। तो कैपिटलाइजेशन के बाद जो जून रह गया उसका स्पेसिफिक लोन है, वो भी हमने एक्सपेंस आउट करना है। इसी के ऊपर सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मार्वलस इंजीनियरिंग लिमिटेड। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये सवाल आपने करना है जी, पास पेपर वाला। अच्छा, इस सवाल के अंदर मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। नोट कर लें, फिर आपको बताता हूं। जनाब जी सर, वो कैमरा इसलिए लगवाया, देखता हूं क्लास की स्ट्रेंथ देख के अंदाजा करता हूं। बारिश अभी भी हो रही है, चलें देखते हैं, अंदाजा करते हैं, कर देंगे अपलोड, कोई बात नहीं। अच्छा, बीच में ना मौके से फायदा उठाने वाले भी बहुत होते हैं, आराम से घर में बैठ के सोए रहते हैं, चलो कोई नहीं लेक्चर तो आ ही जाएगा, सोए रहते हैं। अभी मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर लोगों को पता होता ना कि लेक्चर आज अपलोड होना है, आधी क्लास ये भी ना बैठे होते हैं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। जी पता था आपको, कैसे पता था? मैंने तो किसी को जवाब नहीं दिया, मैंने वो मैसेज पढ़ लिए थे और मैंने उसी वक्त कॉल कर दी थी नीचे की, जी कैमरा लगवा दे, मैं आ रहा हूं, क्योंकि हमें आपका एहसास है। ओके भाई, सवाल नंबर 5 पे आ जाइए, मार्वलस इंजीनियरिंग। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी 1-2 मिनट की बात करनी है आपसे। अच्छा, कल हमारी बात हो गई थी डिविडेंड की और इंटरेस्ट की, याद है आपको? अच्छा, डिविडेंड मैंने आपको बता दिया था कि इक्विटी कभी भी कर्जा नहीं होता, ठीक है? तो इक्विटी को आपने यहां पे कहीं पे भी शामिल नहीं करना, एक बात तो तय हो गई। लेकिन अगर आप सवाल नंबर 5 देखेंगे ना, मार्वलस इंजीनियरिंग वाला, इसके अंदर जो नीचे टेबल बना ना, इसमें बड़ी फजूल फजूल सी बातें लिखी हुई हैं। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 14% TFCs, इशू ऑफ राइट शेयर्स, ये क्या फजूल बातें हैं? इन बातों के बारे में ना डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन इतनी बात बस आप अपने पास लिख लें कि ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये भी एक लोन होता है, ये भी एक कर्जा होता है। और TFC स्टैंड फॉर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ये भी एक कर्जा होता है, ये भी एक लोन होता है। रिडीमेबल का मतलब होता है पेबल या रीपेबल, जो मर्जी कह लें। रिडीमेबल का मतलब होता है कि पेबल, किसी वक्त पे आके पे करने हैं। और जो राइट शेयर्स हैं, इसका ताल्लुक इक्विटी से है, राइट शेयर्स का ताल्लुक इक्विटी से है। तो असल में होता यह है कि जब आपने किसी से कर्जा लेना होता है ना, तो वो बंदा कहता है कि भाई ऐसे ही कर्जा नहीं दूंगा, कोई लिख के कोई चीज, कोई रसीद तो दो। तो आप उसे एक रसीद छपवा कर दे देते हैं, अपनी साइन स्टैम्प कर देते हैं, ये जी तुमने मुझे पैसे दिए मैं। तो वो जो रसीद होती है ना, उसको टेक्निकल जबान में कोई TFC बोल देता है, टर्म फाइनेंस, कोई डिबेंचर बोल देता है, कोई बॉन्ड बोल देता है, कोई सकूक बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो बात एक ही है, आपके लेवल पे फिलहाल बात एक ही है कि बस आपने किसी से कर्जा लिया और उसके बदले उसको कोई रसीद थमा दी प्रिंटेड फॉर्म में प्रॉपर तरीके से, तो वो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा। लेकिन राइट शेयर्स क्या होते हैं जी? राइट शेयर ये होते हैं कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि क्या आपको कम कीमत पे शेयर चाहिए? आपको अगर चाहिए तो आपको मिल सकते हैं। अगर 100 रुपए का मार्केट में है तो आप 70 रुपए दें और 70 रुपए का खरीद लें। तो ये राइट शेयर्स होते हैं।
तो चूंकि उन लोगों को सस्ते मिल रहे होते हैं तो उन लोगों के पास एक ऑप्शन होती है कि वो आपसे ये शेयर्स पैसे देके तो खरीद लें। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, सॉरी, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो खरीद ले वो खरीद ले, नहीं तो ना सही। तो जो खरीदता है उससे बदले ये 50 मिलियन रुपए कंपनी को मिलते हैं। तो ये तो इक्विटी है भाई। तो इसका मतलब है जब आप ये सवाल कर रहे होंगे तो रिसीट पेमेंट शेड्यूल जब आप बना रहे होंगे या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे होंगे, तो क्या राइट शेयर्स के ऊपर जो 22% रिटर्न है क्या इसको भी कैपिटलाइज करेंगे? नहीं सर, इक्विटी पे तो नहीं करते। इक्विटी इज नॉट अ बोरिंग कॉस्ट, इक्विटी इज नॉट अ बोरिंग। तो अगर बोरिंग नहीं है तो इसकी कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं है। इसको तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, इसको तो बीएफडी में केई बोला जाता है, इस पे तो कैंपम मॉडल लगता है, इस पे तो बीटा आता। अच्छा सॉरी, मैं जरा बीएफडी में घुस गया था। खैर कोई नहीं, आप पे भी दिन आएगा, सबका जमाना आता है, आपका भी जमाना आएगा जब आप बीएफडी पढ़ेंगे। बस मेरी दुआ है कि जल्दी से जल्दी पढ़ लें, कहीं 2045-46 की ना आपने मूड बनाया हो। ओके, तो ठीक है जी, पहले दो कर्जे हो गए और तीसरा इक्विटी हो गया। सवाल तो मैंने आपको पूरा ही करा दिया, अब पीछे बचा ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल हो जाएगा। ओके, अब इस टॉपिक में जो एक चीज मेरा इरादा तो था, जो मैं रात को बनाकर सोया था कि सुबह ये करवाऊंगा, वो था प्रोग्रेस बिलिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आखिरी बात वही रह गई है। लेकिन आपके दोस्तों को देखते हुए जो नहीं आए और आपके चेहरों को देखते हुए जो इंतहाई आवाजार बने हुए, मैंने वो अपना वो इरादा तर्क कर दिया है कि अभी मैं अगर बिलिंग करवाऊंगा ना तो वो सारी चीज़ आउट हो जानी है, आपको समझ कोई नहीं आनी। तो बेहतर है कि मैं इस चीज़ को कल ही करवाऊँ और उससे रिलेटेड जो सवाल है वो भी कल ही कराऊँ। अच्छा सॉरी, मुझे लगा इसी में से बात आई। तो क्या बात हो रही थी? हाँ जी, तो प्रोग्रेस बिलिंग का कल ही कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा और कल ही इसका सवाल करा के तो ये बोरिंग कॉस्ट जो है ये मैं आपको तोहफे के तौर पे दे दूंगा कि बस ठीक है, ये अब आपके हवाले है। कोई एक आधा सवाल हुआ तो वो और कर लेंगे। मार्वलस इंजीनियरिंग वाला करा दूंगा क्योंकि इसके अंदर एक रिसीट पेमेंट में एक एक्स्ट्रा। अच्छा एक काम कीजिएगा, बल्कि ना कीजिएगा, मैं खुद कराऊंगा। हाँ नहीं, आप अपने तरीके से करें, कंफ्यूज होंगे। तो ये सवाल एक कल कराऊंगा, प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट दूंगा और उसका एक सवाल करा के तो अल्लाह के वाले। फिर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सैटरडे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, अगर कल वक्त बच गया तो कल करेंगे। और सैटरडे को जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास है ना, उस एक्स्ट्रा क्लास का प्लान मैंने आपको बता दिया हुआ है कि उसमें हमने क्या क्या करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।